नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक के तरीके, या कह लीजिए एक का ज्ञान, यह उसका 28वां सत्र है जो कि फरवरी 22 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज या नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक और बात कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है, यदि इस एक के कानून की किताब को कोई अपनी भाषा में परिवर्तित करके किसी और से साझा करना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि यह भी उसकी फ्री विल है। और यदि वह इसे अपने चैनल पर चलाना चाहे तो भी चला सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, हम तुम्हारा स्वागत अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। मैं शायद अपनी योजना को बदल रहा हूँ और आज कुछ असफल शुरुआत है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पूछताछ के माध्यम से यह स्पष्ट करने की कोशिश है कि कैसे सब कुछ एक है और यह कैसे एक अनंत बुद्धिमानिता से आता है। मेरे लिए करना मुश्किल है, इसलिए कृपया सवाल पूछते समय मेरी गलतियों को माफ़ कीजिएगा। मेरे पास अभी इस प्रक्रिया की अवधारणा है जिसमें उन दोनों का इस्तेमाल है, यानी कि जो आपने बताया है और जो कुछ डुई लार्सन की उस सामग्री से है जिसका लेना देना भौतिक विज्ञान यानी साइंस से है। मेरे पास एक अवधारणा है कि अनंत बुद्धिमानी का हर जगह सभी स्थानों में बाहर की ओर चलता है। यह बाहर की ओर हर दिशा में समान रूप से फैलता है, जैसे कि एक गुब्बारा या बुलबुला जो कि हर जगह हर बिंदु से बाहर की ओर फैलता है। यह बाहर की ओर फैलता है जिसे इकाई वेग या प्रकाश का वेग कहते हैं। यह लार्सन की प्रगति का विचार है जिसे वह स्थान समय कहते हैं। क्या यह अवधारणा सही है? तो दोस्तों यहाँ पे डॉन ने जो सवाल किया है ना, क्योंकि ये बड़ी मतलब हिंदी में भी बड़ा ट्रिकी सा है इसको समझना, तो उसने ये कहा है कि देखो, अगर मैं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूँ ना, तो ये है कि जैसे एक गुब्बारा होता है ना, उसके अंदर जैसे जैसे हवा भरती चली जाती है वो बड़ा होता चला जाता है, होता चला जाता है। तो ये जो अनंत रचयिता की जो रोशनी है ना, वो बेसिकली इस तरीके से है कि एक जगह से बाहर की तरफ निकलेगी, है ना, और धीरे धीरे फैलती जाएगी ये, और जहाँ जहाँ फैलती जाएगी वहाँ वहाँ दिखती चली जाएगी। यानी कि यदि अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे उसका सवाल ये था कि ये ना किसी एक पॉइंट बनता होगा इसके अंदर, इस पूरे अंधेरे के अंदर जो अनंत रचयिता की जो वो है, क्या कहते हैं, तरंगे हैं, या कह लो यही तरंगे अनंत रचयिता है, क्योंकि ये तो सोच है पूरी की पूरी तरंगे। तो वो कह रहा है कि इसके अंदर कहीं एक डॉट होता होगा, फिर वो डॉट ना फैलना शुरू करता होगा, और जब वो फैलेगा तो वो एक गुब्बारे की तरह घूम बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और उसके अंदर ये जो रोशनी है ना, ये बड़ी होती चली जाएगी और अपने आप में एक ग्रह का रूप ले लेगी, या किसी सूरज का या किसी भी चीज़ का रूप ले लेगी। तो वो यही जानना चाह रहा था क्या वो सही है। तो रा कहते हैं यह अवधारणा गलत है, जैसे कि एक अनंत बुद्धिमानिता की कोई भी अवधारणा है। यह अवधारणा एक विशेष लोगोस या प्रेम या रचयिता के फोकस के संदर्भ में सही है, जो कि अपनी प्रकृति नियम चुनता है और उसे गणितीय यानी मैथमेटिकली या किसी और तरीके से व्यक्त करता है। तो दोस्तों यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो रचयिता है ना, उसकी भी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, वो भी मैथमेटिकली ही करता है काम, यानी कि लॉ ऑफ स्क्वायर्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है। तो आगे वो कहते हैं, एक अविभाजित अनंत बुद्धिमानिता अध्रुवित अनपोलराइज्ड पूर्ण तथा संपूर्ण रहस्य से भरे जीव बीइंग का मैक्रोकॉज्म है। हम एक के कानून के संदेशवाहक हैं। एकता की समझदारी का लगभग अनुमान लगाया जा सकता है। इसे किसी भौतिक विज्ञान यानी साइंस से दर्शाया नहीं जा सकता है, बल्कि स्वतंत्र इच्छा के माध्यम से अनंत बुद्धिमानिता को सक्रिय या शक्ति प्रदान किया जा सकता है। इसे स्वीकार करना कठिन हो सकता है, हालांकि जो समझदारी हमें साझा करना है वो रहस्य से शुरू होकर रहस्य में ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों पता है वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? वो कह रहे हैं यार देखो, जिस तरीके से तुम सोच रहे हो ना, कि अगर तुम इसका उदाहरण लो कि भाई यहाँ पर एक डॉट होगा और फिर उसके बाद रचयिता ने यहाँ पे जो डॉट है वो यहाँ से क्या कहते हैं अपना फैलाना शुरू कर दिया, मतलब
उन्होंने बस कुछ नहीं किया, एक डॉट यहाँ लगाया, डॉट को लगा के और यहाँ पे इसी के अंदर ही फैलाते चले गए, फैलाते चले गए। ऐसा नहीं हुआ है। वो कह रहे कि हम जिस तरीके से तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, कह रहे कि सारी चीज़ें रहस्यमयी हो जाती, क्योंकि मान लो अगर कोई मरेगा तो उसकी आत्मा जाएगी, वो भी इसी के अंदर ही जाएगी, इन्हीं तरंगों में फैल जाएगी, वो भी इन्हीं तरंगों में घुल मिल जाएगी। कोई ग्रह है, अगर वो उसको कुछ होता है तो वो भी इन्हीं तरंगों में घुल मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें अंत में जाके ना घुल मिल जाती हैं इन्हीं तरंगों के अंदर। इसलिए क्योंकि ये सारी सोच है, तो एंड में जाके सब कुछ रचयिता की सोच में मिल जाता है। और इसी सोच में और यदि कोई व्यक्ति ये कहता है या कोई ग्रह ये कहता है, कोई भी कुछ कहता है कि भाई मेरे को ना रचयिता आपकी ना इस एक, मान लो ये ग्रह है, इसके अंदर मेरे को अनुभव लेना है, तो वो सोच के अंदर ही होगा। वो उस सोच के अंदर कोई जो भी मांगेगा खुद ही मांगेगा। तो इस ग्रह का अनुभव लेना है तो आजा भाई इस ग्रह के ऊपर। तो इस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि जितनी भी चीज़ें ना अनपोलराइज्ड है, मतलब ये तो तरंगे हैं, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी ना होता है कोई। ठीक है। और आगे फिर वो ये कहते हैं कि भाई ये जो तरंगे हैं ना, ये ही जीव है अपने आप में। मतलब ये जो तरंगे हैं ये रचयिता ही, और रचयिता जो है ना वो अपने आप में एक जीव है। जैसे हम एक जीव है, एक जानवर एक जीव है, ये सारी चीज़ें जैसे जीव जंतु जो भी चीज़ें आप कह लो इन्हें, कह रहे ये तरंगे ही अपने आप में जीव हैं। और दोस्तों आपको शायद पता हो या ना पता हो, अरविंद श्रोडिंगर का आपने नाम सुना होगा, वो भी एक फिजिसिस्ट था और काफ़ी चर्चित फिजिसिस्ट था। तो उसने एक कोट दिया था, क्योंकि उसने मतलब वेदांता भी पढ़ा हुआ था, या कह लो उसने उपनिषद बहुत अच्छे पढ़े हुए थे उसने, तो उसको संख्या का ज्ञान और वो सारी चीज़ें वहीं से मिली थी। तो उसने एक चीज़ कही थी कि योर माइंड, माई माइंड, ऑल माइंड्स आर वन माइंड। मतलब तुम्हारा दिमाग, मेरा दिमाग, किसी और का दिमाग या सभी का दिमाग केवल एक दिमाग है। तो वो यहाँ पर वो अपनी उसके अंदर भी यही कह रहा था, क्योंकि वो भी मेडिटेशन वगैरह सारी चीज़ें करता था। ठीक है। और उसने उपनिषद पढ़ के संख्या का ज्ञान भी लिया हुआ था। और संख्या का ज्ञान कुछ नहीं है, लॉ ऑफ स्क्वायर्स ही, अगर कोई ढंग से समझे तो। हालांकि अगर संख्या का ज्ञान आप उपनिषद में देखोगे ना, वो हल्का सा हम लोगों ने भी देखा था, तो हल्की सी इनकरेक्टनेस थी उसके अंदर, लेकिन चलो कोई नहीं, वो हल्की फुल्की जी है। ठीक है। तो उसके अंदर क्या था कि क्या कहते हैं, जब उसने बोला ना कि तुम्हारा दिमाग, हमारा दिमाग, दूसरे का दिमाग, किसी का भी दिमाग एक दिमाग है, तो ये जो तरंगे हैं ना वही बस यही है वो दिमाग। अंत में जाके सारी चीज़ें रहस्य में इसलिए तब्दील हो जाती हैं क्योंकि तुम किसी के दिमाग में चले गए हो। अब इस दिमाग के अंदर तुम्हारा जो अस्तित्व है ना, बस वो सोच ही है। तो तुम भी जाके एक सोच ही बन जाते हो। और जब तुम एक सोच बन जाओगे तो सारी चीज़ें रहस्य हो जाएंगी तुम्हारे लिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें खुली पड़ी हैं, सारा कुछ खुला पड़ा है, आप तो कुछ भी कर सकते हो इसके अंदर, है ना। तो इसी चीज़ को वो कह रहा है कि भाई ऐसे ही होता है ये, इसलिए सारी चीज़ें रहस्य में हो जाती हैं। हम तो केवल रचयिता की एकता के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि जो तरंगे हैं पूरी फैली हुई चारों तरफ इंटरनेट की तरह, कह रहे लेकिन एक तरीके से इंटरनेट की तरह है तो ये एक ही ना, चाहे चार तरंगे हों लेकिन सारी घुली मिली हैं आपस में। और ये रोशनी की तरह है अंदर से। दोस्तों अगर आपको कभी देखना हो ना, इसको वैसे समझना हो, तो आप ना स्ट्रिंग थ्योरी के जरा कुछ इमेजेस वगैरह देखना, तो आपको पता चलेगा ना। एक फोटोन के अंदर अगर आप चले जाओगे, आप अंदर घुसते जाओगे ना, क्वार्क्स होंगे उसके अंदर बहुत से, हम ज़्यादा साइंस के अंदर नहीं घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्वार्क्स जाओगे, फिर मीजो क्वार्क्स होंगे, फिर और भी बहुत सारी अंदर चीज़ें होंगी। अंदर आप जाओगे ना तो आपको एनर्जी के, मतलब ऊर्जा के, रोशनी के रबड़ बैंड, पतले पतले रबड़ बैंड, इतने महीन कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो पतले पतले रबड़ बैंड्स होते हैं, अलग अलग कंपनताओं पे कांप रहे होते हैं सारे के सारे। जैसे रबड़ बैंड होते हैं ना, अगर आप तेज करोगे तो वो बॉइंग करके तेज करेगी, अगर धीरे से करोगे ना डिंग करके करेगी। तो इसी तरीके से वो अंदर तेजी से कांप रही होती हैं। तो रचयिता ने क्या किया, अपने आप को ही तरंगों में बदल दिया। अब जितनी भी चीज़ें रचयिता बनाएंगे ना, अपने अंदर ही बनाते चले जाएंगे जो भी चीज़ होगी। ठीक है। और वो अलग अलग लेवल पे वाइब्रेट कर रही होगी, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे कांपना। तो खैर आगे चलते हैं, अगला सवाल डाउन करते हैं। कल हमने प्रकाश के रंगों पर विचार किया था। आपने कहा था कि आपके ब्रह्मांड की कंपनता के पैटर्न की प्रकृति मूल सामग्री या प्रकाश पर रखी गई विन्यास कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करता है। प्रेम के फोकस से अपने बुद्धिमान ऊर्जा का उपयोग करके माया या घनत्वताओं के पैटर्न्स बनते हैं। इसके बाद की जानकारी के बारे में आपने कहा था कि आपको यह बताकर खुशी होगी, परंतु समय की कमी थी। क्या आप इसके बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं? तो वो ये उसको समझ नहीं आया डॉन को कि भाई ये हुआ तो हुआ कैसे। तो वो कह रहा है कि भाई आपने कहा कि अलग अलग रंग हैं, ठीक है, जैसे कि अगर उसमें से निकाल दें प्रिज्म के अंदर से तो अलग अलग रंग निकलते हैं, ठीक है, और आप कह रहे हो अलग अलग माया जाल हैं। तो दोस्तों अगर कोई आपसे ये
कहे ना कि भाई चौथी घनत्वता में जा रहे हैं, मतलब फोर्थ डेंसिटी, आजकल बहुत बातें चल रही है, 4D 5D 6D 10D, कई लोग तो इतने हैं कि 1000D भी अगर कम पड़ जाए तो उस पर भी पहुंचा दें, ठीक है ना। लेकिन ये डेंसिटी का गेम है पूरा का पूरा। डेंसिटी क्या होती है, जितनी जितनी पतली होती जाएगी ना, वो पतली होने की भी उसकी एक लिमिट होती है कि मतलब हाँ पतली हो जाएगी। तो फोर्थ डेंसिटी पे अगर कोई जा रहा है ना, तो वो भी अपने आप में एक माया जाल ही है। जितनी चीज़ें हैं ना सब माया जाल हैं, मतलब 1D 2D 3D 4D 5D 6D, आप जिसका नाम ले लो, सारी की सारी वो है, माया जाल है सारा का सारा। आपको याद होगा, आपने अगर वो मूवी देखी हो इंटरस्टेलर, तो इंटरस्टेलर में जब वो जो हीरो होता है, ठीक है ना, वो चला जाता है और जाके फंस जाता है हायर डेंसिटी के अंदर, और वहां पे कुछ नहीं होता उन डेंसिटीज के अंदर। अगर आप नोटिस करोगे ना, बस रोशनी की लाइनें ही लाइनें होती हैं, लाइनें ही लाइनें होती हैं। अगर आपको देखनी हो मूवी देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब जितने जितने हायर डेंसिटीज में आप जाते जाओगे ना, आप दिखने उतने उतने हल्के होते चले जाओगे, आपके पतले होते चले जाएंगे शरीर, आप ऐसे शरीर में नहीं रहोगे। तो वहां पे पूरी रोशनी रोशनी दिखा रखी थी, वही रोशनी की लाइंस हैं वो। तो जो रचयिता भी है ना, उसने सारी चीज़ें मैथमेटिक्स के थ्रू ही बनाई हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में बोला जाता है कि रचयिता से बढ़िया मैथमेटिशियन, रचयिता से इंटेलिजेंट, रचयिता से ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूज़िक किसी की नहीं है, किसी की भी नहीं है। और वो ये सारी चीज़ें म्यूज़िक से क्रिएट करते हैं। खैर, राय इसका जवाब देते हैं। इस जानकारी पर चर्चा करने से पहले हम उस विशेष तरीकों के बारे में समझेंगे जो एक ध्वनि कंपनता परिसर डुई ने दी थी। यह अनंत बुद्धिमानिता के दूसरे अर्थ में सही है। ठहराव तब तक उत्प्रेरक के माध्यम से गति बनाती है। यह जानकारी आपके पर्यावरण के गतिशील आकार के निरीक्षण की स्वाभाविक प्रगति है। आप प्रत्येक रंग या किरण को जीवित प्राणी समझ सकते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि बुद्धिमान ऊर्जा का एक बहुत ही विशिष्ट और सटीक विभाजन होता है और अनंत बुद्धिमानी का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक किरण का पहले अन्य संबंध में निरीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर वो ये एक ही चीज़, वही चीज़ देखो बार बार वो कह रहे हैं, ठहराव तो है ही इसके अंदर, इन तरंगों के अंदर सारी चीज़ें हैं। वेव भी है, ठीक है, ठहरी हुई स्टैटिक ऊर्जा भी है, ठीक है, अब रेजोनेटिंग कांपती हुई ऊर्जा भी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी है इसके अंदर। और इलेक्ट्रिसिटी भी ऐसी है कि मतलब बिल्कुल ही अलग तरीके की है। आपने बचपन में किया हो, वो गुब्बारा लेके सर के ऊपर घिसा और दीवार के ऊपर चिपका दिया, बड़ा मज़ा आता था ना, ओ गुब्बारा चिपका दिया, गुब्बारा चिपका दिया। लेकिन ये नहीं पता कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, उसकी वजह से हो रहा है सारा का सारा। तो खैर, इस जवाब में भी उन्होंने यही कहा है। उन्होंने कहा है कि भैया देखो, तुम अगर अनंत बुद्धिमानिता को समझने की कोशिश करोगे ना, कह रहे ये जो रंगों की तुम बात कर रहे हो जो निकल के आते हैं, एक प्रिज्म से निकल के आते हैं, कह रहे अगर वो रंग बिखर के भी आ रहा है ना, तब भी उसमें रचयिता की बुद्धिमानी ही है। क्योंकि उसके अंदर भी, चाहे वो रंग कोई भी हो जाए, उसके अंदर के जो पार्टिकल होंगे ना, वो उनके अंदर भी रोशनी के रबड़ बैंड्स होंगे, ठीक है। इस वजह से वो ठहरी हुई ऊर्जा भी है और कांपती हुई ऊर्जा भी है, दोनों ही चीज़ें। तो खैर, आगे रहा और कहते हैं, यह जानकारी यहाँ सहायता की हो सकती है। हम गैर विशेष रूप से नॉन स्पेसिफिकली बोलते हैं ताकि उसकी प्रकृति के बारे में आपकी अवधारणा की गहराइयों को बढ़ाया जा सके। जिस ब्रह्मांड में आप रहते हैं वह अनंत बुद्धिमानिता के प्रत्येक भाग का सार यानी रिकैपिटुलेशन है। इस प्रकार आप देखेंगे कि भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में समान तरह के पैटर्न्स दोहराए गए हैं। किरणें या प्रकाश के जीवों बींग्स का विभाजन अपोर्शन, जैसे कि आप अंदाज़ा लगाएंगे उन क्षेत्रों का जिसे आप भौतिक माया कहते हैं, जो कि रोटेट होता है, कांपता है और उस प्रकृति का होता है जिसे गिना जा सकता है या वर्गीकृत कैटेगराइज भी किया जा सकता है स्थान समय में घूमने रोटेशन के तरीके से, जैसे कि डुई ने इसका वर्णन किया है। कुछ पदार्थों में आंखों से दिखाई देने वाली कई प्रकार की किरणें होती हैं जो भौतिक रूप से मैनिफेस्ट होती हैं। यह आपके क्रिस्टलीकृत खनिजों के प्रकृति में स्पष्ट होती है जिसे आप मूल्यवान मानते हैं, जैसे कि लाल मणिक और अन्य क्रिस्टल्स। लाल मणिक मतलब रेड रूबी, इसकी बात हो रही है यहाँ पे, या रेड डायमंड कह लो आप। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें ना आपको समझाने के लिए ना हमें लगता है कि हम इसको अगर आपको किसी इमेज से समझाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो आप ये इमेज देखना ज़रा। इस इमेज में अगर आप गौर करेंगे ना, तो आप देखेंगे और कुछ भी नहीं है, बस ये कुछ रबड़ बैंड से लग रहे हैं, ये तरंगे सी लग रही हैं, और तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो रचयिता ने पूरा ब्रह्मांड जो है ना इस तरीके से ही रच रखा है, ठीक है। अब आप एक मान लो एटम के अंदर जाओगे, ठीक है, एटम के अंदर घुसोगे, उसके अंदर और भी चीज़ें होंगी, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। फिर उनके अंदर अंदर घुसते जाओगे, ऐसे घुसते 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 आप अंदर जाओगे ना, जब
बिल्कुल फाइनल एंड पे पहुंच जाओगे ना, जो मतलब जिसको आप कहोगे कि हाँ अब ये फाइनल हो चुका है, तो फाइनली आपको ये इस तरीके की तरंगे दिखेंगी उसके अंदर। और इसी को कहते हैं कि जब मेडिटेशन के अंदर अगर कोई बैठा हो व्यक्ति और अपना फोकस लगाना शुरू करे, आप किसी भी चीज़ पे फोकस लगा लो, आप एक रोशनी पे लगा लो, आप अपने ऊपर लगा लो, अपने अंदर चले जाओ, अपने दिल के अंदर ही चले जाओ, उसके भी कण 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 के अंदर अगर आप घुसते चले जाओगे ना, मतलब आप एक उसके सिंगल एटम के अंदर भी घुसना शुरू करोगे ना, तो ये फोटोन आप एंड में जाके पहुंचोगे एक फोटोन के अंदर। फोटोन के अंदर जब आप जाओगे उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, और अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा, इस तरीके की तरंगे मिलेंगी बस, और कुछ भी नहीं। और ये सारी तरंगे कांप रही होती हैं जितनी भी हैं, सारी की सारी। और ये धीरे 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 धीरे, कहीं पे धीरे धीरे कांप रही होंगी, कहीं पे तेजी से कांप रही होंगी। और आप यहाँ पे इस पिक्चर में देखो, हालांकि इसमें तो बहुत सारे रंग हैं, लेकिन ये सारी की सारी रोशनियां हैं, अलग अलग तरीके की रोशनियां हैं। तो यहाँ पर इस जवाब में जो रा ने कहा ना, रा ने कहा कि देखो ये सारी की सारी ना एंगुलर मतलब रोटेशन करती रहती हैं, मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक जगह पे टिकेंगी, ये घूमती भी रहती हैं इधर उधर, इसके अंदर ही चलती रहेगी जो भी कहानी चलेगी। इनके घूमने की वजह से, इनकी कंपनता की वजह से चीज़ों में बदलाव आता है, ठीक है। और जो चीज़ ठहरी होगी ना उसके अंदर भी होगी, कहीं पर ठहर जाएगी, कहीं पर बदलाव हो जाएगी। दोनों ही चीज़ों के बारे में रा ने बात की है। तो उन्होंने कहा रा ने यहाँ पे कि देखो अगर तुम कुछ पदार्थों में देखोगे तो आंखों से दिखाई देने वाली कई प्रकार की किरणें होती हैं जो भौतिक रूप से मैनिफेस्ट होती हैं। मतलब आपको जो भी चीज़ दिख रही है ना वो बेसिकली ये तरंगे ही हैं, कुछ एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी, कुछ फैल जाएंगी, कुछ ये हो जाएगा, कुछ वो हो जाएगा, बस ऐसे ही। आपको इसको अगर सच में समझना है तो केवल मेडिटेशन में ही इसका रियलाइजेशन हो सकता है। अदरवाइज आप मतलब साइंस से भी कर सकते हो, बट आपको अंदर जाके तरंगे ही दिखेंगी, फिर आप ये घूम ढूंढने लग जाओगे रचयिता कौन है, रचयिता कौन है, ठीक है ना। और रचयिता और कुछ नहीं है, रचयिता ये तरंगे ही हैं सारी की सारी, ठीक है। तो खैर दोस्तों, इस सत्र में ना हम लोग आगे चलते हुए, अगर हमें लगा कि कोई भी सवाल ऐसा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा साइंस और वो सारी चीज़ें हैं, तो हम कोशिश ये करेंगे कि उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें इस वक्त, क्योंकि हमारे पास वक्त का थोड़ा सा अभाव है, ठीक है। लेकिन जहाँ जहाँ हमें लगेगा आपको बताना चाहिए, वहाँ वहाँ हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। यह प्रकाश जो कंपनता के परिणाम स्वरूप हुआ, जो कि प्रेम का परिणाम है, मैं पूछने जा रहा हूं कि क्या वह बयान सही है, क्या यह सही है। तो रा कहते हैं हाँ यह बयान बिल्कुल सही है। तो दोस्तों पता है वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो तरंगे हैं, तो इसका मतलब इनके अंदर जो कंपनता है वो रचयिता के दिल की धड़कन की वजह से है। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही है, ये ही रचयिता का प्रेम है, अलग अलग रंग का, अलग अलग रूप का, यही है सारा कुछ। और दोस्तों वास्तविकता में अगर हम आप लोगों को बताएं ना, इस ग्रह पे तो चलो ठीक है, हम आप लोग जितने भी रंग देखते हो ये वो सारे रंग एक 7 रंग के उसमें से विबग्योर के अंदर से हम लोग देख रहे होते हैं, कुछ मिल रहे होते हैं, कुछ घुल रहे होते हैं, इस तरीके से उन्हीं से बन रही होती हैं सारी चीज़ें। लेकिन जैसे ही डेंसिटी क्रॉस होती है ना, आगे जाओगे ना, तो आपको इससे भी बहुत ज़्यादा रंग दिखेंगे, 7 नहीं बहुत ज़्यादा रंग दिखेंगे आप लोगों को। रचयिता ने बनाया ही कुछ इस तरीके से है ये। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने अभी बोली थी यहाँ पे, कि ये तो सारा माया जाल है, ये जो माया जाल बुना है ना रचयिता ने, इसी से बुना है सारा का सारा, ठीक है। ये समझ लो कि रचयिता हमारी कोई बूढ़ी दादी है जो स्वेटर बुनने बैठी है, और बस कहीं इधर से डाल, कहीं उधर से डाल, कहीं इधर से डाल, ये बना दे वो बना दे, जैसा उसको रूप देना चाहे वैसा बना दे, ऐसा ही है कुछ। तो खैर डॉन आगे कहते हैं, अच्छा ठीक है, यह प्रकाश तब सघन होकर पदार्थ में बदल जाता है, जैसा कि हम इसे अपने घनत्वता में जानते हैं, जो कि हमारे सभी रासायनिक तत्वों में निश्चित अंतराल या कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी की इकाइयों में कंपनता के घुमाव के कारण होता है। क्या यह सही है। तो रा कहते हैं हाँ यह बिल्कुल सही है। मतलब रा को भी यहाँ समझ में आ गया, जब रा बोल रहे हैं ना यह बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब अब तुम्हें समझ में आ गया है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि इनकी ये ना अलग अलग एंगल पे भी कर रही होती है, इनके अंदर भी एंगुलर वेलोसिटी होती है। एंगुलर वेलोसिटी मतलब होती है कांपने की स्पीड। तो कहता है अलग अलग एंगल पे कांप रही होंगी, कहीं पे कुछ चल रहा होगा, कहीं पे कुछ चल रहा होगा। और ये सारा का सारा ना दोस्तों म्यूजिक है, और कुछ भी नहीं है, म्यूजिक है ये सारा का सारा। और उन्होंने कहा कि रासायनिक तत्वों में निश्चित अंतराल में बनती हैं। हाँ, जब ये सारी एक जगह इकट्ठी हो जाती है ना, तो ये कोई भी रूप धर सकती है। मतलब आपका केमिकल भी बन सकती है, आपका कुछ भी बन सकती है, हर चीज़ इसी से ही बनती है। जो चीज़ें हमें दिखती हैं ना वो सारी हमें फिजिकल फॉर्म में दिखती हैं, लेकिन उन सब के अंदर, उनके कण कण के अंदर भी अगर आप चले जाओगे ना, तो ये ही तरंगे दिखेंगी आपको। इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरी। तो खैर आगे डॉन कहते हैं, धन्यवाद। मैं सोच रहा हूँ रोटेशन का उत्प्रेरक या माध्यम क्या है, किस कारण से रोटेशन होता है जिससे प्रकाश हमारे भौतिक या रासायनिक तत्वों में सघन हो जाता है। तो रा कहते हैं,
फोकस के सक्षम कार्य पर विचार करना आवश्यक है, जिसे प्रेम के नाम से जाना जाता है। यह ऊर्जा एक क्रमबद्ध प्रकृति है। यह अधिक से कम के क्रम में एक संचयी क्यूमुलेटिव तरीके से आदेश देता है, ताकि जब इसका ब्रह्मांड, जैसा कि आप इसे कहते हैं, पूर्ण हो, तो प्रत्येक विवरण के विकास का तरीका जीवित प्रकाश में स्वाभाविक इनहेरेंट होगा और इस प्रकार इस तरह से विकसित होगा। आपके स्वयं के ब्रह्मांड के प्रयोग के द्वारा से अच्छी तरह से अध्ययन किया गया है, जिसे आप अपने वैज्ञानिक कहते हैं, और इसे समझा या विजुअलाइज किया गया है तथा इसे डुई के द्वारा काफ़ी सटीकता से समझा या विजुअलाइजेशन किया गया है। तो देखो दोस्तों, उन्होंने वही बोला। उन्होंने कहा कि देखो, तुम कोई भी ब्रह्मांड उठा लो, तुम्हारा उठा लो, हमारा उठा लो, जितनी भी गैलेक्सीज हैं कुछ भी उठा लो। खैर, तुम्हारे जो ये साइंटिस्ट हैं, ये 1981 की बात है, लेकिन अब तो स्ट्रिंग थ्योरी मास्टर हो चुकी है। आपको पता है ना, रा ने बोला था कि भाई तुम्हारे धरती के जो कलाकार हैं, इनके पास तो अनंत बुद्धिमानिता भी है और अनंत वो भी आ गई है, अनंत ऊर्जा भी है। इन्हीं के अंदर ऊर्जा होती है और चारों प्राइमल फोर्सेज इसी के अंदर ही होती हैं। और लेकिन उन्होंने कहा था ये जो फोर्सेज के अंदर ये जो ऊर्जा होती है सीमित होती है। रचयिता ने बनाया इस तरीके से कि तीसरी घनत्वता के प्लैनेट के ऊपर उतनी ही दी जाएगी जितने की ज़रूरत है। इससे 4 डेंसिटी में जाएगा तो ऊर्जा और बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से वो रचयिता ने पूरा कंट्रोल्ड सिस्टम तरीके से बना रखा है। लेकिन इस कंट्रोल के हिसाब से एक रचना की, मतलब एक किसी चीज़ की रचना होती है, ठीक है ना। आप ये नहीं कह सकते कि रचयिता ने अपना कोई कंट्रोल जमा रखा हो, नहीं। ये जहाँ जितने की ज़रूरत होती है ना उतना ही रखा है। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में बोला जाता है कि सारी चीज़ें होल हैं और परफेक्ट हैं, यानी सारी चीज़ें ये तरंगे हैं और बिल्कुल परफेक्ट हैं। रचयिता ने जिस तरीके से बनाया है, सब कुछ एकदम परफेक्ट बनाया है। तो खैर, आगे डॉन कहते हैं, यह वैयक्तिकरण कैसे होता है और व्यक्तिक चेतना किस बिंदु पर मूल बेसिक प्रकाश पर काम करती है। तो वो वही कह रहा है कि ये ऐसे कैसे होता है कि कहीं कहीं पे, जैसे ये जो तरंगे हैं, इन तरंगों की बात करें, कहीं कहीं पे तो एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है, कहीं कहीं पे फैल जाएंगी। ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो रा कहते हैं, आप अभी रचना के क्षेत्र में ही सावधानीपूर्वक रहिए। इस प्रक्रिया में हम आपको यह बताते हुए और भ्रमित कर सकते हैं कि जिस प्रक्रिया के द्वारा फ्री विल अनंत बुद्धिमानिता की ठहरी हुई ऊर्जा पर फोकस होकर बुद्धिमान ऊर्जा बनाने के लिए कार्य करता है, वह उस स्थान समय के बिना होता है जिसके बारे में आप इतने जागरूक हैं, क्योंकि यह आपके निरंतरता का अनुभव है। तो यहाँ पे राय ये कह रहे हैं कि भाई देखो, तुम थोड़ा ध्यान रखो, तुम तो एक ही बार में ऐसी जंप मार रहे हो कि मतलब आज ही सारे पहाड़ लांग दोगे, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से गदाधारी भीम। तो उन्होंने यही कहा, कह रहे कि अगर हमने अपनी पूरा ज्ञान डाल दिया ना तुम्हारे ऊपर, अभी तुम भ्रमित हो जाओगे, सारे घर में जाके कहोगे मम्मी साइंस, तो तुम्हारी ऐसी आवाज़ें निकलेंगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। कह रहे तुम्हें ये समझना ज़रूरी है कि जितनी चीज़ें हो रही है ना, फ्री विल की वजह से हो रही हैं, क्योंकि रचयिता की फ्री विल है, उनकी भी फ्री विल है, उन्होंने सबको भी दे रखी है। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो जो ठहरी हुई ऊर्जा है, यानी स्टैटिक फील्ड जो बोली थी ना उन्होंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कह रहे कि उसकी वजह से होता है, उसका फोकस रचयिता बनाना शुरू करते एक जगह पे। अब होता क्या है कि जैसे मान लो ये तरंगे हैं, अब इन तरंगे में कहीं ना कहीं ठहराव भी होगा, ठीक है। उस ठहराव की जगह पर रचयिता बाहर से सारा खींचते 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 अंदर लाएंगे, और जैसा कि आपने इस उसमें देखा है, यहाँ से बाहर से खींचना शुरू करेंगे इन तरंगों को, एक जगह सीमित करके एक चीज़ बना देंगे। फिर ये जो प्रेम और रोशनी जिसे आप कहते हो ना, ये फोटॉन्स वगैरह, ये सारे जितनी भी उनके पार्टिकल्स हैं, वो सारे इसके ऊपर फेंकते हैं। जैसे ही इसके ऊपर फेंका, वो सारा का सारा, इतने एरिया में अंधेरा रहेगा, इतने एरिया में पूरा का पूरा रोशनी की वजह से सारा का सारा दिखने लग जाएगा। लेकिन एक एक पार्टिकल में होगा, इसमें भी अंधेरे के पार्टिकल में भी होगा, लेकिन वहाँ धीरे काँप रहा होगा, यहाँ पर तेजी से काँप रहा होगा। तो फिर आगे रहा कहते हैं, स्थान समय का अनुभव या अस्तित्व लोगोस या प्रेम की व्यक्तिगत प्रक्रिया के पूरा होने के बाद अस्तित्व में आता है, और भौतिक ब्रह्मांड, जैसा कि आप इसे कहते हैं, एक सीमा तक बाहर की ओर बढ़ने के दौरान एकत्रित या अंदर की ओर आकर्षित होना शुरू होता है, जिसे आप अपना सूरज कहते हैं। उसने अपनी बारी में कालातीत अराजकता यानी टाइमलेस केओस पैदा की है, जिसे आप ग्रह कहते हैं। बुद्धिमान ऊर्जा के भंवर एक बड़ी मात्रा में खर्च होती है, जिसे आप कालातीत टाइमलेस अवस्था में पहली घनत्वता कहते हैं। स्थान समय की एहसास इस अस्तित्व की घनत्वता के सीखने सिखाने में एक होने के नाते से है। तो दोस्तों, पता है वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर तुम इस गैलेक्सी को देखो, पहले तो रचयिता ने एक जगह पे अपना ध्यान केंद्रित किया, पूरी रोशनी एक जगह पे इकट्ठी की यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से जब उन्होंने रोशनी इकट्ठी की, तो ये उनका एक सह रचयिता बन गया, मतलब रचयिता का कोई बच्चा,
ठीक है, ये बना। अब जब इसने अपनी बनानी शुरू की तो उन्होंने अपने सूरज लगाने शुरू किए। और अट्रैक्शन इस तरीके से काम करता है कि यहाँ से यहाँ भी चलेगा और यहाँ से यहाँ भी चलेगा, दोनों तरफ चलेगा ये, ठीक है। सेम तरीके से अगर कोई सूरज है, उसके आसपास के जितने भी ग्रह होंगे, वहाँ से वहाँ मान लो अगर ये ग्रह है, ऐसे मान लेते हैं ये ग्रह है, तो जो अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच में, यहाँ से यहाँ भी होगा और यहाँ से यहाँ भी होगा, दोनों के बीच में। और होता क्या है कि जब भी चाहे सूरज लगे, या यहाँ से मान लो इन्होंने ग्रह फेंका यहाँ पे, तो पहले वो यहाँ जाके ऑर्बिट में लगेगा, पहले फट जाएगा बिल्कुल, ठीक है। सबसे पहले उसके अंदर एक एक रोशनी होगी, बस एक रोशनी, वो भी यहाँ पे आके लगेगी। फटने के बाद जितने भी कण कण जो बाहर फैल गए हैं, फिर वो बाहर से अंदर खिंचने शुरू होंगे। और वो खिंचने इसलिए शुरू होते हैं क्योंकि जो सूरज है ना, अपने प्रेम से उसे खींचता ही रहता है, खींचता ही रहता है, खींचता ही रहता है। इसी पार्टिकल, इन्हीं सारे पार्टिकल्स को खींच के एक जगह इकट्ठा करता रहेगा और धीरे 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 अपना एक ग्रह बना देगा। और सेम तरीके से इस सूरज जो बना है, वो इधर सह रचयिता ने उसको ऐसे बनाया है, और सह रचयिता ही नहीं, उसे ग्रह बना के दे दिया कि ले भाई तेरे लिए मैंने ग्रह बना के दे दिया है, बेटा अब तू भी खेलता रहे इधर। तो सूरज भी अब यहाँ पर खेलता रहता है। तो रा इनके बच्चे हैं और हम रा के बच्चे हैं, तो सारे लेकिन इनके बच्चे हैं। तो कौन किसका बच्चा है दोस्तों, आप लोग आपस में देख लेना, क्योंकि जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है, चाचा भतीजा, भतीजा चाचा, और चाचा कोई है ही नहीं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि वो तो सारा तरंगे हैं, तो इसलिए उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। धन्यवाद। क्या चेतना की एक इकाई, चेतना की एक व्यक्तिगत इकाई रचना की एक इकाई बनती है? मैं एक उदाहरण दूंगा। क्या एक व्यक्तिगत चेतना तारों की एक आकाशगंगा का निर्माण कर सकती है? उस तरह की आकाशगंगा जिसमें कई लाखों तारे होते हैं, क्या ऐसा होता है? तो राह कहते हैं ऐसा हो सकता है, संभावनाएं अनंत हैं। इस प्रकार एक लोगोस वह बन सकता है जिसे आप स्टार सिस्टम कहते हैं, या यह ऐसे लोगोस भी हो सकते हैं जिनमें अरबों स्टार सिस्टम हो सकते हैं। यह आकाशगंगा शब्द में कंफ्यूजन के कारण है, क्योंकि कई अलग अलग लोगोस की इकाइयां या रचनाएं हैं, और हम सभी के लिए आकाशगंगा शब्द का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों वो ये कह रहे हैं कि चाहे तुम्हारा सूरज ही क्यों ना हो, अगर हम इससे अंदाज़ा लगाएं ना, कह रहे कि भाई देखो, अगर ये तुम्हारा सूरज ही क्यों ना हो, इसके आसपास जितने भी वो लगे हुए हैं ना, ग्रह लगे हुए होंगे, वो इसकी अपनी बनाई हुई आकाशगंगा है। कह रहे कि एक छोटा जो एक सूरज जो होगा ना, वो अपनी आकाशगंगा की रचना करता है, ठीक है। और ये जो मेन सूरज है, जो सेंटर में है, जो रचयिता ने सह रचयिता बनाया होता है, ये अपनी आकाशगंगा की रचना करते हैं। कह रहे लेकिन आकाशगंगा हम इसको भी कहेंगे, आकाशगंगा हम इसको भी कहेंगे। तो खैर दोस्तों, इस सत्र को अब हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि यह सत्र भी काफ़ी लंबा हो सकता है। तो जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।